कभी सोचा है हम सब हर दिन सैकड़ों बिजनेस एक्टिविटीज से घिरे रहते हैं। हाँ बिल्कुल। सुबह की चाय की पत्ती से लेकर जिस फोन पर शायद ये चर्चा सुनी जा रही है, वो सब हम तक पहुंचा कैसे? ये पूरा सिस्टम, ये काम कैसे करता है? और ये सवाल बहुत बड़ा है। आज हम इसी की तह तक जाएंगे। आज का विषय है बिजनेस, ट्रेड और कॉमर्स की बुनियादी बातें। लेकिन हम सिर्फ परिभाषाओं पर नहीं रुकेंगे। हम भारत के शानदार कारोबारी इतिहास में भी झांकेंगे, ये समझने के लिए कि व्यापार ने, मतलब ट्रेड ने, हमारे समाज को हमेशा से कैसे शक्ल दी है। बिल्कुल। और इस चर्चा का मिशन साफ है, ये समझना कि कोई भी काम बिजनेस कब बनता है, इसके अलग अलग हिस्से यानी इंडस्ट्री और कॉमर्स एक साथ मिलकर कैसे काम करते हैं, और क्या मुनाफा कमाना ही किसी भी बिजनेस का इकलौता मकसद होता है। अच्छा। हमारे पास जो स्रोत है वो एक अकादमिक लेख है जो इन सभी आइडियाज की नींव रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं भारत की व्यापारिक जड़ों से। प्राचीन भारत को स्वर्ण भूमि या सोने की चिड़िया कहा जाता था। हाँ। और ये कोई पोएटिक बात नहीं थी। ये समृद्धि असल में देश के जबरदस्त ट्रेड नेटवर्क की वजह से थी। हाँ। पुरातात्विक सबूत बताते हैं कि हजारों साल पहले से जमीन और समंदर दोनों रास्तों से व्यापार होता था। वो मशहूर सिल्क रूट से लेकर मसालों के समुद्री रास्ते तक। और उस दौर की सबसे हैरान करने वाली चीज थी भारत की अपनी बैंकिंग प्रणाली उस जमाने में। हाँ, और उसका हीरो था हुंडी। सोचिए, उस जमाने में जब व्यापारी महीनों का सफर करते थे तो साथ में सोने चांदी के सिक्के लेकर चलना कितना खतरनाक हो रहा होगा। अरे बहुत ज्यादा। चोरी और डकैती का डर तो हमेशा ही बना रहता था। ये तो आज के फिनटेक जैसा लग रहा है। मतलब बिना इंटरनेट और कंप्यूटर के उन्होंने भरोसे पर आधारित एक ऐसा सिस्टम बना लिया था। आप इसे प्राचीन फिनटेक कह सकते हैं। कमाल है। हुंडी एक तरह का क्रेडिट नोट था, या कहिए बिल ऑफ एक्सचेंज। एक व्यापारी एक शहर में किसी साहूकार को पैसे जमा करके एक हुंडी लेता था। अच्छा। और दूसरे शहर में जाकर किसी और साहूकार को वो कागज दिखाकर पैसे ले लेता था। तो कैश लेकर चलने का जोखिम ही खत्म। बिल्कुल खत्म। और ये सिस्टम बहुत सोफिस्टिकेटेड था। स्रोत में कुछ हुंडियों के प्रकार बताए गए हैं जो कमाल के हैं। जैसे कि एक थी धनी जोग। हाँ, जो किसी भी व्यक्ति को दे थी, एक तरह से आज के बेरर चेक की तरह। ओके। एक थी शाहजोग, जिसका भुगतान सिर्फ किसी इज्जतदार और भरोसेमंद व्यक्ति को ही किया जा सकता था, मतलब रेप्यूटेशन ही उसकी गारंटी थी। वाह। और मेरी पसंदीदा है जोखिमी हुंडी। जोखिमी नाम से ही लग रहा है। ये माल के भेजे जाने पर आधारित थी। अगर रास्ते में जहाज डूब गया या माल लुट गया तो हुंडी लिखने वाले की देनदारी भी खत्म। अरे वाह, ये तो एक तरह का ट्रेड और इंश्योरेंस का मिलाजुला प्रोडक्ट हो गया। बिल्कुल। ये तो जबरदस्त था। इस सिस्टम ने तो व्यापार को पंख लगा दिए होंगे। चलिए सूरत की ही बात करते हैं। मुगल काल में ये शहर सिर्फ एक बंदरगाह नहीं था, ये भारत का दुनिया से बात करने का दरवाजा था। हाँ, और वहां की सोने की जरी वाले कपड़े इतने मशहूर थे कि यूरोप के व्यापारी महीनों जहाज चलाकर सिर्फ इसीलिए आते थे। बिल्कुल। और ऐसा सिर्फ सूरत में नहीं था। पाटलिपुत्र, जो आज का पटना है, कीमती पत्थरों के एक्सपोर्ट का हब था। अच्छा। तक्षशिला सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, बल्कि सेंट्रल एशिया के ट्रेड रूट पर एक बड़ा फाइनेंशियल सेंटर था, जहां बैंकर्स और ट्रेडर्स का जमघट रहता था। और दक्षिण में मदुरा के मोती तो रोमन साम्राज्य तक मशहूर थे। इन सब का नतीजा क्या हुआ, मतलब नेट रिजल्ट क्या था? नतीजा ये हुआ कि भारत का ट्रेड बैलेंस हमेशा सरप्लस में रहता था। मतलब हम जितना सामान बाहर से मंगाते थे उससे कहीं ज्यादा बेचते थे। दुनिया को हम मसाले, चीनी, कपास, इंडिगो, परफ्यूम जैसी चीजें बेचते थे, और बदले में सोना, चांदी, घोड़े और कुछ खास तरह की शराब जैसी चीजें खरीदते थे। तो देश में दौलत का एक लगातार बहाव बना हुआ था। बिल्कुल। ये कमाल है। बिल्कुल। लेकिन ये सब देखकर एक सवाल उठता है, उस प्राचीन हुंडी व्यापारी और आज के एक स्टार्टअप फाउंडर में क्या कोई एक बुनियादी बात कॉमन है? असल में हम जिसे बिजनेस कहते हैं उसकी असली परिभाषा क्या है? बहुत अच्छा सवाल है, और इसे समझने के लिए हमें दो तरह की एक्टिविटीज में फर्क करना होगा, आर्थिक और गैर आर्थिक। इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। हाँ, आर्थिक क्रियाएं वो हैं जो पैसे कमाने के इरादे से की जाती हैं, जैसे एक डॉक्टर का क्लिनिक चलाना या किसी फैक्ट्री में काम करना। और गैर आर्थिक क्रियाएं वो हुई जो हम प्यार, हमदर्दी या समाज सेवा के लिए करते हैं, जैसे किसी माँ का अपने बच्चे के लिए खाना बनाना। वहां पैसा कमाना मकसद नहीं होता। बिल्कुल। तो बिजनेस सबसे पहले एक आर्थिक क्रिया है। ठीक है। लेकिन हर आर्थिक क्रिया बिजनेस नहीं होती।
किसी भी काम को बिजनेस कहलाने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। अच्छा, तो क्या है वो शर्तें? वो कौन सी कसौटी है जिस पे कसकर हम कह सकते हैं कि हाँ ये एक बिजनेस है? सबसे पहली शर्त तो यही है कि इसका मकसद मुनाफा कमाना हो। दूसरा, इसमें या तो चीजों और सेवाओं का उत्पादन हो रहा हो या फिर उन्हें कहीं से खरीद कर आगे बेचा जा रहा हो। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प पेंच है, ये काम नियमित तौर पर होना चाहिए। नियमित तौर पर? इसका क्या मतलब हुआ? मान लीजिए आपके पास एक पुराना फोन है और आपने उसे OLX पर 500 रुपए के मुनाफे पर बेच दिया। ठीक। ये एक आर्थिक क्रिया तो है, हाँ। लेकिन ये बिजनेस नहीं है। क्यों? मुनाफा तो हुआ। क्योंकि ये एक बार की घटना है, वन टाइम ट्रांजैक्शन। अच्छा। लेकिन अगर आप पुराने फोन खरीदने, उन्हें ठीक करने और फिर बेचने का काम रोज करने लगे तो वो एक बिजनेस बन जाएगा। समझ गया। मतलब उस एक्टिविटी में एक निरंतरता या रेगुलरिटी होनी चाहिए। एक सिंगल ट्रांजैक्शन बिजनेस नहीं होता। एग्जैक्टली। और जाहिर है प्रॉफिट कमाने का इरादा होना चाहिए। बिना मुनाफे के तो कोई दुकान ज्यादा दिन नहीं चलेगी। सही। मुनाफा बिजनेस के लिए जिंदा रहने की पहली शर्त है, और जहां मुनाफे की उम्मीद है वहीं एक और चीज हमेशा साथ चलती है। जोखिम, रिस्क। हाँ, रिस्क बिजनेस की ये एक और अनिवार्य पहचान है। मुनाफा कभी तय नहीं होता और नुकसान का खतरा हमेशा बना रहता है। और ये रिस्क आता कहाँ से? अनिश्चितता से, अनसर्टेनिटी से। भविष्य में ग्राहकों का टेस्ट बदल सकता है, कोई नई टेक्नोलॉजी आ सकती है जो आपके प्रोडक्ट को बेकार कर दे, या कोई बाढ़ या भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा आ सकती है। बिल्कुल। कोई भी बिजनेस इन जोखिमों से बच नहीं सकता। ठीक है, तो अब हम बिजनेस की पहचान करना सीख गए हैं। अब इसके अंदर की दुनिया को समझते हैं। बिजनेस एक्टिविटीज को मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटा जाता है, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इसे ऐसे सोचें, बताइए। इंडस्ट्री एक किचन है जहां खाना बनता है, गेहूं से आटा और आटे से रोटी बनती है। ठीक है। और कॉमर्स पूरा ज़ोमैटो या स्विगी का सिस्टम है जो उस बनी हुई रोटी को किचन से उठाकर आपके दरवाजे तक सही सलामत सही समय पर पहुंचाता है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया एनालॉजी है। तो चलिए पहले किचन यानी इंडस्ट्री की बात करते हैं। इंडस्ट्री का मतलब है कच्चे माल को हमारे काम की चीजों में बदलना। इसे भी हम 3 लेवल पर देख सकते हैं। पहला है प्राथमिक उद्योग, मतलब प्राइमरी इंडस्ट्री। ये सीधे प्रकृति से जुड़ा है, खेती, मछली पकड़ना या खदान से लोहा निकालना। यानी जो चीजें हमें सीधे जमीन, पानी या हवा से मिलती है। बिल्कुल। फिर आता है द्वितीयक उद्योग यानी सेकेंडरी इंडस्ट्री। ये प्राइमरी इंडस्ट्री से मिले कच्चे माल को प्रोसेस करके नई चीजें बनाता है। जैसे खदान से निकले लौह अयस्क से स्टील बनाना, गन्ने से चीनी बनाना या लकड़ी से फर्नीचर बनाना। एक कार को ही देख लीजिए, उसको बनाने के लिए जो स्टील लगता है वो द्वितीयक उद्योग में बनता है। और कार खुद क्या है? कार खुद समेकित मतलब असेंबलिंग उद्योग का एक बेहतरीन उदाहरण है, जो द्वितीयक उद्योग का ही एक प्रकार है। इसमें हजारों अलग अलग पुर्जे जो शायद अलग अलग फैक्ट्रियों में बने हैं। हाँ, उन्हें जोड़कर एक फाइनल प्रोडक्ट यानी कार बनाया जाता है। और इस पूरी चेन में तीसरा हिस्सा क्या है? तीसरा है तृतीयक उद्योग, मतलब टर्शरी इंडस्ट्री, जिसे हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। अच्छा। ये पहले दोनों उद्योगों को सपोर्ट देता है। ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, ये सब तृतीयक उद्योग है। मतलब ये कुछ बनाते नहीं है? नहीं, लेकिन इनके बिना पहले दोनों उद्योग चल ही नहीं सकते। और यहीं से हम आपके ज़ोमैटो वाले उदाहरण पर आते हैं, मतलब कॉमर्स पर। हाँ, क्योंकि ये सारी सर्विसेज ही कॉमर्स की रीढ़ है। कॉमर्स में वो सब कुछ शामिल है जो सामान को फैक्ट्री के गेट से ग्राहक के हाथ तक पहुंचाने में मदद करता है। ठीक है। इसमें 2 मेन चीजें हैं, व्यापार यानी ट्रेड, सामान की सीधी खरीद बिक्री, और व्यापार के सहायक मतलब ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, यानी वो सर्विसेज जो ट्रेड को मुमकिन बनाती हैं। और जैसा आपने कहा, ये सहायक सेवाएं ही असली जादू करती हैं। आप कह सकते हैं। असल में किसी भी व्यापार की 5 सबसे बड़ी सिरदर्द होती हैं। 5 सिरदर्द? हाँ, सामान गलत जगह पर है, गलत समय पर है, रास्ते में टूट फूट जाने का डर, उसे खरीदने के लिए पैसे की कमी, और किसी को पता ही नहीं कि आप बेच क्या रहे हैं। कॉमर्स कुछ नहीं, बस इन 5 सिरदर्दों, स्थान, समय, जोखिम, वित्त और सूचना की दवा का नाम है। ये तो सुनने में बहुत दिलचस्प लग रहा है। एक एक करके इन सिरदर्दों और उनकी दवा को समझते हैं। पहली सिरदर्दी है स्थान की, जगह की। हाँ, चाय असम में उगती है लेकिन पी पूरे देश में जाती है। इस दूरी को कौन खत्म करता है? परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट। ट्रक,
ट्रेन, जहाज। ये सब सामान को प्रोडक्शन की जगह से मार्केट तक पहुंचाकर स्थान की बाधा को दूर करते हैं। ठीक है, दूसरा सिरदर्द। समय का। गेहूं कटता एक मौसम में है, पर आटा साल भर बिकता है। इस दौरान उसे कहाँ सुरक्षित रखा जाए? गोदाम में। हाँ, यहाँ काम आता है भंडारण यानी वेयरहाउसिंग। गोदामों में सामान को तब तक सेफ रखा जाता है जब तक उसकी जरूरत न हो। यह समय की बाधा का इलाज है। तो ट्रांसपोर्ट ने कहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व की और वेयरहाउसिंग ने कब की? और जोखिम का क्या? रास्ते में एक्सीडेंट हो गया या गोदाम में आग लग गई तो? वो है तीसरी और सबसे बड़ी सिरदर्दी, जोखिम। और इसकी दवा है बीमा, इंश्योरेंस। बिल्कुल। बीमा व्यापारी एक छोटा सा प्रीमियम भरकर अपना लाखों का माल इंश्योर करा लेता है। अगर कोई अनहोनी हो गई तो नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी करती है। और पैसे की कमी, जो शायद हर बिजनेस की शुरुआत में होती है, वो चौथी सिरदर्दी है, वित्त की। बिजनेस चलाने के लिए पैसा चाहिए। ये जरूरत बैंकिंग और फाइनेंस पूरी करते हैं। वो बिजनेस को लोन और दूसरी फाइनेंशियल सर्विसेज देकर वित्त की बाधा को हटाते हैं। और आखिरी सिरदर्द सूचना, ग्राहकों को कैसे पता चलेगा कि बाजार में एक नया बेहतर फोन आया है? ये सूचना की बाधा है और इसकी दवा है विज्ञापन और जनसंपर्क, मतलब एडवर्टाइजिंग एंड पीआर। अच्छा, विज्ञापन के जरिए ही कंपनियां ग्राहकों को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताती हैं। तो ये 5 सहायक, ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग और एडवर्टाइजिंग, मिलकर कॉमर्स का पहिया घुमाते हैं। हाँ बिल्कुल। ये समझना बहुत मददगार रहा। अब हम बिजनेस के एक ऐसे पहलू पर आते हैं जिस पर शायद सबसे ज्यादा बहस होती है, उसके उद्देश्य। ज्यादातर लोग मानते हैं कि बिजनेस का एक ही मकसद होता है, प्रॉफिट, प्रॉफिट और बस प्रॉफिट। और ये बात गलत नहीं है, लेकिन अधूरी है। अधूरी है। हाँ, प्रॉफिट के बिना कोई बिजनेस जिंदा नहीं रह सकता, ये सच है। वो मालिक के लिए कमाई का जरिया है, कंपनी की ग्रोथ के लिए पैसा उसी से आता है, और ये कंपनी की सेहत का एक थर्मोमीटर भी है। मतलब लगातार मुनाफा हो रहा है तो कंपनी ठीक काम कर रही है। हाँ, एक तरह से। तो फिर क्या हम ये कह सकते हैं कि बिना मुनाफे के कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता? क्या यही इकलौती कसौटी है? ये सबसे जरूरी कसौटी है, लेकिन इकलौती नहीं। और यही सबसे बड़ा पीज यानी जाल है। वो क्या? लोग मुनाफे को मंजिल समझ लेते हैं, जबकि वो सिर्फ गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल है। गाड़ी का असली मकसद तो कहीं पहुंचना होता है, सिर्फ पेट्रोल भरवाना नहीं। बहुत खूब। तो अगर प्रॉफिट सिर्फ पेट्रोल है तो बिजनेस की मंजिल क्या है? एक लंबे और सफल बिजनेस की कई मंजिलें होती हैं। पहली है बाजार में अपनी स्थिति, मतलब मार्केट स्टैंडिंग मजबूत करना। ये कैसे होता है? मतलब अपने कंपेटिटर्स के मुकाबले एक अच्छी साख बनाना। ये सिर्फ ज्यादा बेचने से नहीं, बल्कि ग्राहकों को अच्छी क्वालिटी और सर्विस देने से होता है। एक और उद्देश्य है जो आज की दुनिया में बहुत जरूरी है, वो है नवाचार, इनोवेशन। हाँ, यानी लगातार नए आइडियाज, नए प्रोडक्ट या काम करने के बेहतर तरीके खोजना। जो कंपनी इनोवेट नहीं करती वो दौड़ से बाहर हो जाती है। बिल्कुल। इसके साथ ही उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी भी एक बड़ा लक्ष्य है। यानी अपने संसाधनों, मशीन, पैसा, लोग का सबसे अच्छा इस्तेमाल करना, ताकि कम लागत में ज्यादा और बेहतर काम हो सके। भौतिक और वित्तीय संसाधनों का सही इस्तेमाल भी इसी में आ गया। ये पक्का करना कि कंपनी के पास सही मशीनें और जरूरत के मुताबिक पैसा हो। और आखिर में एक उद्देश्य जिसकी आज बहुत चर्चा होती है, सामाजिक उत्तरदायित्व, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मानना कि बिजनेस समाज से अलग नहीं है, वो समाज का ही एक हिस्सा है। इसलिए समाज की बेहतरी में योगदान देना भी उसकी एक जिम्मेदारी है। चाहे वो पर्यावरण की रक्षा हो या अच्छी क्वालिटी का सामान सही दाम पर देना, ये सब इसमें शामिल है। तो आज की चर्चा में हमने बिजनेस की दुनिया का एक चक्कर लगाया। हमने देखा कि कैसे प्राचीन भारत की हुंडी प्रणाली से लेकर आज के जटिल कॉमर्स सिस्टम तक व्यापार हमेशा समाज की तरक्की का इंजन रहा है। हाँ, हमने ये भी समझा कि किसी काम को बिजनेस क्या बनाता है, इसके अलग अलग हिस्से कैसे काम करते हैं और कैसे प्रॉफिट से आगे भी इसके कई जरूरी मकसद होते हैं। और यह सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या? स्रोत में बताया गया है कि बिजनेस का रिस्क अनिश्चितता से पैदा होता है, जैसे भविष्य में डिमांड का बदलना या नई टेक्नोलॉजी का आना। ठीक है। क्योंकि भविष्य हमेशा अनिश्चित होता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि हर सफल बिजनेस असल में भविष्य की अनिश्चितताओं को मैनेज करने की एक कला है? और क्या हम अपनी निजी जिंदगी में भी जाने अनजाने हर रोज इसी तरह के रिस्क मैनेजमेंट की प्रैक्टिस नहीं करते?